गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। इंडिया के सबसे बड़े चैनल अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का ही जो हमारा कल का पार्ट बचा होता है उसको थोड़ा सा आगे हम करेंगे। उत्तरवर्ती मुगल शासक या उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। कमेंट्स में गुड मॉर्निंग, यस, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों का क्वेश्चन है, सर आईआर की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो आईआर की क्लास कल से स्टार्ट होने जा रही है रेगुलर। उसमें पूरा आईआर भी होगा और इंटरनेशनल करंट इश्यूज भी होगा और उसको 2020 के प्री के पॉइंट से बहुत बेहतर तरीके से किया जाएगा। अभी हम आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू कर रहे हैं। हमने कल मोहम्मद शाह रंगीला तक पूरा पढ़ लिया था। मोहम्मद शाह रंगीला के मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए थे। मोहम्मद शाह रंगीला जिसका कार्यकाल 1719 से 1748 तक था, ये चारों पॉइंट मैंने कल आपको डिस्कस कर लिए थे। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में जो है, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसमें आज हम जिस शासक को पढ़ेंगे वो होगा अहमद शाह। मैंने कल लास्ट में यहां एक पॉइंट बताया था कि अहमद शाह अब्दाली का अंतिम हमला, मोहम्मद शाह रंगीला के समय अहमद शाह अब्दाली का पहला हमला हुआ था। लेकिन अहमद शाह अब्दाली के सर्वाधिक हमले किसके समय हुए? अहमद शाह के समय हुए। यह भी बहुत अय्यास था, यह भी बहुत बड़ा अय्यास था। और इसके टाइम में जो सत्ता और प्रशासन पर एक राजमाता का नियंत्रण था जिसे उद्दम बाई के नाम से जानते हैं, वो इतिहास में किबला-ए आजम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। वो इतिहास में किबला-ए आजम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। और यहां पर अहमद शाह के पॉइंट से 1748 से 1754 में आप दो पॉइंट याद रखेंगे कि इसके समय में प्रशासन पर एक महिला का नियंत्रण था जिसे उद्दम बाई के नाम से जानते हैं। वह राजमाता थी और उसे किबला-ए आजम के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि अहमद शाह अब्दाली के सर्वाधिक हमले किस शासक के समय हुए थे? तो वो अहमद शाह के समय हुए थे। यहां पर ये अहमद शाह और अब्दाली दोनों अलग अलग है। अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली दोनों अलग अलग है। इस अहमद शाह के बाद में आता है आलमगीर। और आप लोग ध्यान रखना, यहां तक पहुंचते पहुंचते जो है, जो मुगलों की स्थिति है वो अत्यंत कमजोर थी। वो बहुत अधिक कमजोर हो चुके हैं। वो नाम मात्र के थे। इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो, जैसे आलमगीर सेकंड जो 1754 से 1758 तक मुगल बादशाह था, उसके समय में सत्ता उसके वजीर इमदाद उल मुल्क के हाथों में थी। उसके समय सत्ता इमदाद उल मुल्क के हाथों में थी जो उसका वजीर था। और कहते हैं कि इमदाद उल मुल्क ने आलमगीर सेकंड की हत्या करवा दी। इससे एक बार फिर जो है मुगलों के अंदर मुगल बादशाह का पद खाली हो गया और उसकी जगह ली शाह आलम सेकंड ने। ध्यान रखना, आलमगीर सेकंड, शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड और बहादुर शाह सेकंड, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं। तो आलमगीर सेकंड के बाद उसका बेटा शाह आलम सेकंड बना। लेकिन उसके दिमाग में इमदाद उल मुल्क का इतना डर था कि उसके डर के मारे वो दिल्ली आया ही नहीं और उसने लंबा समय पटना में गुजारा। अपना पटना में गुजारा, लखनऊ में गुजारा 1759 से 1806। ध्यान रखना, उस समय मुगल बादशाह जो है को अगर मारा नहीं जाता था तो उसकी आंखें निकाल ली जाती थी और अंधे को बादशाह बनाया नहीं जाता था। इस भय से शाह आलम सेकंड लंबे समय तक दिल्ली से बाहर ही रहा और उसका अधिकांश समय पटना और लखनऊ के अंदर बीता था। उसके टाइम की 3-4 घटनाएं जो है उसको हम इंटरलिंक करके आगे समझेंगे। जैसे नंबर 1, 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध, इसको हम पढ़ेंगे मराठा वाला चैप्टर में। 1761 के अंदर पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, जो इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, अहमद शाह अब्दाली के साथ मराठों का युद्ध हुआ था। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसका रिलेशन बंगाल के साथ में था, ये बक्सर का युद्ध भी शाह आलम सेकंड के समय हुआ था, उसमें ये इन्वॉल्व भी था। और बक्सर के युद्ध के बाद में जो संधि होती है, उस संधि को हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि को हम आज बंगाल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि से ही मुगल बादशाह को ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बना दिया जाता है। तो आप देखिए, मुगल बादशाह के हालात ये हो गए कि मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन चुका है
और उसके बाद शाह आलम सेकंड के बाद शाह आलम का टाइम होगा 1759 से 1759 टू 1806, 59 टू 1806। और उसके बाद बनता है अकबर सेकंड। अकबर सेकंड जो बना वो था 1806 से 1837। अकबर सेकंड में जो आपको पॉइंट्स याद रखने हैं अकबर सेकंड के अंदर, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1, एक तो ये कि अंग्रेजों के संरक्षण में, या मैं कह दूं कि EIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था। EIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर सेकंड था। अकबर सेकंड EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोटेक्शन में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। और दूसरा, इसी ने अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था। और राम मोहन राय जिन्हें इतिहास में हम राजा राम मोहन राय कहते हैं, वो बेसिकली उन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड देता है। तो अकबर सेकंड में आप 2 ही पॉइंट याद रखोगे। पहला पॉइंट क्या, EIC के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था, अकबर सेकंड। नंबर 2, किस मुगल बादशाह ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था, तो होगा अकबर सेकंड। और उन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर सेकंड ने ही दी थी। अंतिम मुगल शासक जो होगा वो होगा बहादुर शाह जफर। अंतिम था बहादुर शाह जफर, जिसे हम कह सकते हैं बहादुर शाह सेकंड भी इसको कहा जाता है। बहादुर शाह सेकंड जो जफर के नाम से शायरियां लिखता था। आप देखो कि मुगलों के हालात क्या हो गए कि मुगल बादशाह अब लाल किले में बैठकर केवल शायरी लेखन करते थे और बहादुर शाह जफर शायरियों में मशगूल था। इसके बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1, 1857 का विद्रोह किस मुगल बादशाह के समय हुआ, तो बहादुर शाह जफर। फिर अंग्रेजों ने इस पर आरोप लगाया कि आप इसमें इन्वॉल्व थे, इस कारण बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी डेथ हो गई। रंगून बर्मा अर्थात म्यांमार के अंदर है। और वहां पर एक शायरी के रूप में इसने ये लिख के भी गया, जो बाद में उसके जहां पर इसकी कब्र वहां डाल दिया गया, उसको लिख करके उस पत्थर पे कि ए जफर तू कितना बदनसीब रहा कि तुझे 2 गज जमीन भारत में नसीब नहीं हो सकी। मतलब बहादुर शाह जफर ने अपनी एक शायरी लिखी थी, जिसे बाद में उसकी कब्र के पत्थर पे लिखा गया क्या, कि ए जफर तू कितना बदनसीब रहा कि तुझे 2 गज जमीन भारत में नसीब नहीं हो सकी। और बहादुर शाह जफर इतना अयोग्य व्यक्ति था, कहते हैं कि एक बार 2 धोबी लड़ते हुए लाल किले में पहुंचे और मुगल बादशाह से कहा कि बादशाह आप हमारे झगड़े के प्रति न्याय कीजिए, आप फैसला कीजिए। तो बहादुर शाह जफर ने उनके झगड़े को सुने बिना सबसे पहले यह कहा कि पहले तुम यह बताओ कि तुम लड़ कहां रहे थे, लाल किले के अंदर या लाल किले के बाहर। या ऐसे पूछे कि आप यमुना के किनारे लड़ रहे थे या कहीं और। तो उन्होंने कहा कि हम बादशाह यमुना के किनारे लड़ रहे थे। तो जफर ने कहा कि यमुना लाल किले के अंदर से बहती है या बाहर से, तो उसने कहा बाहर से। तो जफर का जवाब सुनिए, जफर ने क्या कहा। जफर ने कहा कि हमारी सत्ता केवल लाल किले के अंदर तक है। इससे आप अंदाज लगाइए कि भारत में मुगलों का पतन किस हद तक हो चुका था कि लाल किले से बाहर उनकी सत्ता भी नहीं चलती थी। मतलब बहादुर शाह जफर वो अंतिम शासक होगा जिसको हटा दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया और लाल किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का दिल्ली में पदार्पण हुआ। वो बहादुर शाह जफर था, ये अंतिम शासक था। तो ये मैंने आपको कल 3 दिन के अंदर अभी तक जो हम पहुंचे वो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य पढ़ाए। अब हम इसको आगे जाकर लगातार लिंक करेंगे। आपको जो पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट याद रखना है कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ 1707 के बाद,
जिससे भारत के बाहर से आने वाली यूरोपियन कंपनियों को भारत में राज करने का मौका मिल गया, क्योंकि ये शासक इतने कमजोर थे और इनकी जगह पर जो स्वतंत्र राज्य आए वो भी आपस में इतना लड़ते थे कि यूरोपियन कंपनियों को इनके अंदर हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो ये आपको इसका क्रम भी याद रखना है और इनमें के जो पॉइंट्स दो है वो भी सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होगा उसमें हेडिंग होगी हमारी 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। और 18वीं सदी के इस भारत में भारत जो है वो अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका होगा। और 18वीं सदी की भारत का मतलब क्या होगा? 1701 से लेकर 1799 तक का भारत कैसा था। अब इसको समझने के लिए हम देखें सबसे पहले आप देखो, सपोज कीजिए मैं भारत का मैप आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस मैप में ये उस समय का भारत मान लीजिए, और ये 18वीं सदी का जो भारत था, इस 18वीं सदी के भारत में दो प्रकार के राज्यों का उद्भव होता है। दो प्रकार के राज्यों का उद्भव होता है। कुछ तो राज्य ऐसे थे जो मुगल साम्राज्य से आजाद हुए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मुगलों से अलग होकर बने। कुछ स्टेट ऐसे होंगे जो मुगलों से अलग होकर बने। जैसे उसका एग्जाम्पल होगा, जो मुगलों से अलग होकर बने उसका एग्जाम्पल होगा उसका अलग, जैसे नंबर वन जैसे हैदराबाद मुगलों का ही पार्ट था, मुगलों से अलग होकर बना। नंबर 2 कर्नाटक, जिसको कार्नेटिक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3 अवध। नंबर 4 बंगाल। यहां पर आप लोग ध्यान रखना कि ये जो 4 स्टेटों के नाम मैंने लिखे हैं, ये बेसिकली मुगलों से अलग होकर, मतलब ये मुगलों का ही पार्ट था और मुगलों से अलग होकर के इंडिपेंडेंट बने। लेकिन इनका नेचर इस प्रकार से था कि न तो पूरी तरह से आजाद हुए और न पूरी तरह से मुगलों के अधीन रहे। कहीं ना कहीं थोड़ी ऑटोनॉमस पोजीशन थी, इनकी स्वायत्ता की स्थिति थी। लेकिन आगे चलकर इन्होंने कंप्लीट अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया, क्योंकि आगे मुगलों का पूरी तरह से अंत ही हो जाएगा। और ये जो 18वीं सदी का भारत था, ये 18वीं सदी का भारत जो था वो बेसिकली 2 प्रकार के स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें एक थे मुगलों से अलग होकर बने राज्य। उसमें नाम आता है जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, ये सब के सब पार्ट होंगे। अब इसमें आप देखोगे, जैसे अगर हम बात करें तो इस जगह पर, यहां पर, इस जगह पर ये जो स्टेट था इसका नाम था हैदराबाद। यहां पर ये जो स्टेट था इसका नाम था कर्नाटक। जो आज का हमारा कर्नाटक है वो इस साइड में है, ये कार्नेटिक इस साइड के अंदर था। और इस साइड में यहां पर, इस जगह पर, ये जो पार्ट आप देख रहे हो, यहां पर एक स्टेट आएगा
जिसको हम कहेंगे मैसूर। यहां पर जो स्टेट आएगा वो आएगा मैसूर। और इस जगह पर यहां पर ये जो पार्ट होगा ये होगा मराठे। मतलब यहां पर ये पार्ट मराठों का, इस जगह पर ये जो पार्ट होगा ये होगा बंगाल का। यहां पर ये होगा अवध का। और इस जगह पर ये होगा पंजाब। और यहां ये राजपूताना के कई छोटे छोटे स्टेट थे, गुजरात, मालवा और राजस्थान के बीच के अंदर। तो कुल मिला के मैंने मोटे स्टेट्स की बात की। मैंने ये कहा कि 18वीं सदी के अंदर जो है, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, मतलब मुगल साम्राज्य जो बहुत बड़ा था उसकी सत्ता केवल आलम से पालम तक रह गई। उस स्थिति में मुगल साम्राज्य के कई प्रांत उससे अलग हो गए। और मुगल साम्राज्य के वे प्रांत जो उससे अलग हुए, जो मुगलों का पार्ट था, उसमें एक नाम आता है हैदराबाद का, कर्नाटक का, अवध का, बंगाल का। और कुछ स्टेट ऐसे थे जो मुगलों से अलग थे। मतलब ये मुगलों से अलग थे। मुगलों से अलग मतलब यहां पर इनका मुगलों से कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, ये भी मुगलों से अलग है। लेकिन इन स्टेट्स को मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। इनको मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इनको मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य क्यों कहते हैं? मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य क्यों कहते हैं? तो यहां पर उत्तराधिकारी का मतलब किसी मुगल राजकुमार ने इसकी स्थापना नहीं की है, बल्कि उत्तराधिकारी का मतलब होगा कि इन्होंने मुगलों से अलग होने के बाद भी उसी व्यवस्था को अपनाया, उसी सिस्टम को एडॉप्ट किया जो मुगल साम्राज्य में चलता था। इस कारण इन्हें मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य कहा जाता है। और आपके यूपीएससी प्री के पॉइंट से, जो 2020 में आपका यूपीएससी प्री हो रहा है, उसके पॉइंट से यहां इन चारों स्टेट से प्रश्न बन सकता है, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध और बंगाल। अब मैं उनकी बात करूं जो भारत का ही पार्ट है उस समय, लेकिन मुगलों से अलग होकर नहीं, बल्कि उनके अपने स्वतंत्र राज्य बने। उसमें एक नाम आएगा मराठे, एक नाम आएगा पंजाब। मराठे, पंजाब, मैसूर, बहुत सारे हैं, त्रावणकोर। ये जो वो पार्ट है जो 18वीं सदी के महत्वपूर्ण राज्य में आता है और जो मुगलों से बिल्कुल स्वतंत्र होके, मुगलों का पार्ट नहीं है, मुगलों से अलग थे, ये बने। अब यहां पर आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जिस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है ये अलग अलग स्टेट, वहां पर पहले मुगल थे। उन मुगलों का पतन हुआ, तो मुगलों के पतन होने पर उनके स्थान पर अलग अलग स्वतंत्र राज्य आए। उनमें से कुछ मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य थे, अर्थात मुगलों के अधिकारियों ने ही स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, परंतु उन्होंने प्रशासन वही अडॉप्ट किया जो मुगलों के पास में था। इनको हम कहते हैं मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य, जैसे हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल आदि। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो मुगलों से अलग थे पहले से ही, और वहां पर अलग थे या अलग हो गए या उनके क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, उसमें नाम आता है मराठी। पंजाब मुगलों का पार्ट था, लेकिन यहां पर किसी मुगल अधिकारी या मुगल वंश स्थापना नहीं की है, बल्कि यहां पर सिख राज्य की स्थापना होगी। इसी प्रकार से मैसूर जो है वो आएगा हैदर अली के माध्यम से। तो ये आप देख रहे हो, ये जो 18वीं सदी का भारत है, 18वीं सदी में भारत एक यूनिट नहीं था, एक कंपोजिट देश नहीं था, बल्कि एक महाद्वीप की तरह था। और इस महाद्वीप में बहुत सारे देश हुआ करते थे, जिसमें हैदराबाद, मराठे, पंजाब, मैसूर, त्रावणकोर, बंगाल, अवध, रुहेलखंड, बुंदेलखंड, कश्मीर, पंजाब
और राजपूताना के कई स्टेट्स का मैंने नाम ही नहीं लिया है, आमेर, जोधपुर, पटियाला, गुजरात, मालवा, ऐसे बहुत सारे स्टेट हुआ करते थे। हाँ, ये बात हो रही है 18वीं सदी के भारत की। और इस समय आप देखोगे यहां पर ये मद्रास है, मद्रास, और ये बेसिकली हेडक्वार्टर था EIC का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और इसी के पास में यहीं पर होगा, मान लीजिए ये पुदुचेरी, और पुदुचेरी में था फ्रेंच का, जो फ्रेंच कंपनी थी उसका हेडक्वार्टर यहां पर था। इस जगह पर ये गोवा, और गोवा में ये था हेडक्वार्टर यहां पर पुर्तगालियों का। तो आप ये भी ध्यान रखें कि बाहर से आने वाली यूरोपियन कंपनियां इनको बहुत नजदीक से देख रही है कि भारत में क्या चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में अगर कोई बेवकूफ से बेवकूफ शासक भी होता, तब भी भारत की इस स्थिति का फायदा उठाकर भारत पर पॉलिटिकल कंट्रोल कर सकता था। मतलब यहां से आपको यह समझना चाहिए कि भारत के बाहर से आने वाली यूरोपियन कंपनियां भारत में स्थापित कैसे हो गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक अंग्रेज कंपनी थी, जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसमें ऐसी ताकत कहां से आ गई कि उसने पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो उसका कारण था क्या? मराठे बहुत योग्य थे, हैदराबाद बहुत योग्य था, मैसूर का हैदर अली बहुत योग्य था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी कि ये सब आपस में लड़ते थे। जब ये सब आपस में लड़ेंगे तो बैठे बैठे अंग्रेज बहुत बेहतर तरीके से इसको देख रहे होंगे, और वो इनको लड़ा करके और अपना आधिपत्य भारत में स्थापित करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम। तो आज हम पढ़ेंगे उस 18वीं सदी के भारत को। हमने एक तो पढ़ा उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य। ध्यान रखना, उस उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य की स्टार्ट भी 18वीं सदी में होती है। 1707 से लेकर हम लगातार कल से पढ़ रहे थे। और जब मुगलों का पतन होगा तो उसके स्थान पर बहुत सारे स्टेट्स आए। ये मैंने आपको ये बताया, ये मुख्य स्टेट थे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। शुक्रिया, वेरी नाइस, धन्यवाद। अब आप एक एक स्टेट को देखिए आप। अब इसमें सबसे पहले जैसे मैंने एक स्टेट आपके सामने लिया, और उस स्टेट का नाम है हैदराबाद। यहां पर एक स्टेट लिया, ये 18वीं सदी का एक भारतीय राज्य है जो स्वतंत्र रूप से स्थापित हुआ। अब ये कैसे स्थापित हुआ उसकी कहानी मैं आपको पहले समझाऊं। देखो, सबसे पहले ये दो मैप के माध्यम से आप समझने का प्रयास करें कि यहां तक ये मुगलों का पार्ट था, ये पूरा ये मुगलों का पार्ट था। और यहां पर मुगलों का जो सबसे साउथ में जो प्रांत था मुगलों का, वो था दक्कन प्रांत, और यहां पर था कर्नाटक। आपसे अगर ये पूछे कि मुगल साम्राज्य के दक्षिण भारत के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोविंस कौन से थे, मुगल साम्राज्य के साउथ इंडिया में, मुगल साम्राज्य के दक्षिण भारत में दो इंपॉर्टेंट प्रांत कौन से थे मुगल साम्राज्य के, तो दक्कन और कर्नाटक थे। और उस समय यह परंपरा थी कि मुगल बादशाह जिस व्यक्ति को दक्कन का गवर्नर या सूबेदार बना के भेजता था, उसी को कर्नाटक की भी जिम्मेदारी दे देता था कि आप कर्नाटक को भी संभालना। अब यहां से हम आगे चलें, और उस समय 18वीं सदी में यहां पर एक इंपॉर्टेंट शासक बैठा हुआ रंगीला, जिसके बारे में कल मैंने आपको चर्चा की थी, मतलब मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला को बनाने में सैयद बंधुओं की भूमिका थी, लेकिन सैयद बंधुओं को मारा था निजामुल मुल्क ने, इसलिए निजामुल मुल्क रंगीला का खास था। निजामुल मुल्क योग्य था, लेकिन उसको लगने लगा कि अगर मैं यही दरबार में रहा तो भविष्य में मुझे भी
मैं भी किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकता हूं। इसलिए मोहम्मद शाह रंगीला से परमिशन लेकर के और निजामुल मुल्क ने अपने आप को दक्कन का सूबेदार घोषित करवा दिया। मतलब वो एक अधिकारी बन के गया साउथ इंडिया में। कौन? निजामुल मुल्क। और निजामुल मुल्क ने दक्षिण भारत में जाकर, वो दक्षिण भारत में मुगल सूबेदार बन के गया था दक्कन प्रांत का। लेकिन दक्कन, ये बात है 1722 की, मतलब 1722 में निजामुल मुल्क जो है वो बेसिकली सूबेदार बन के जाएगा। और 1724 के अंदर, 1724 के अंदर वो यहां पर एक स्टेट की स्थापना कर देगा जिसे इतिहास में हैदराबाद कहा जाता है। मतलब हैदराबाद राज्य जो है उसकी स्थापना किसने की? तो हैदराबाद इस राज्य का जो संस्थापक होगा, उस संस्थापक का नाम है निजाम उल मुल्क। उस संस्थापक का नाम है निजाम उल मुल्क था। उसका नाम था निजाम उल मुल्क। और निजाम उल मुल्क का रियल नेम क्या था? तो उसका रियल नेम था चिनकलिज खान। उसका रियल नेम था चिनकलिज खान। चिनकलिज खान। और किस वंश से माना जाता है? तो उसकी उपाधि थी आसफ जहां। तो वो आसफ जहां वंश का माना जाता है। आसफ जहां वंश का माना जाता है। आसफ जहां वंश का माना जाता है। तो वापस पहले हम, एक बार मैंने आपको बेसिक बताया, बेसिक को पहले मैं रिपीट करता हूं और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहां से एग्जाम में यूपीएससी के पॉइंट से आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखो, सबसे पहले मुगल साम्राज्य का दक्षिण भारत में जो प्रांत था वो दो प्रोविंस थे, एक तो दक्कन प्रोविंस और एक कर्नाटक प्रोविंस। दक्कन प्रांत एक बहुत बड़ा प्रांत था। 1722 के अंदर दक्कन प्रांत का सूबेदार बनकर गया निजाम उल मुल्क और उसको भेजा था रंगीला ने। लेकिन 1724 के आसपास उसने हैदराबाद को मुगल साम्राज्य से अलग कर लिया और वहां पर एक स्वतंत्र राज्य की नींव रखी। यहां पर यह भी ध्यान रखना, वो अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कभी करेगा नहीं, लेकिन स्वतंत्र वो हो चुका था 1724 के अंदर। तो यहां मैंने कहा कि हैदराबाद स्टेट का संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। उसका रियल नेम, वास्तविक नाम क्या था? चिनकलिज खान। किस वंश से माना जाएगा? तो आसफ जहां वंश का माना जाएगा। फिर हम उसके आगे चलें और आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर, जब हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने स्वतंत्रता पूर्वक की तो क्या मुगलों ने विरोध नहीं किया? यस, मुगलों ने विरोध किया। और इस दृष्टिकोण से आप याद रखना प्री के पॉइंट से कि एक युद्ध होगा सकूर खेड़ा का युद्ध। सकूर खेड़ा का युद्ध जो हुआ है ये 1724 के अंदर हुआ है, 1724 में। और क्या था, मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य बनेगा, मुगल शासक रंगीला और उसके अधिकारी इसका विरोध करेंगे। और विरोध के इस क्रम में मोहम्मद शाह रंगीला ने मुबारिक खां, एक नाम आएगा मुबारिक खां, उस मुबारिक खां को दक्कन प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा। मुबारिक खां को दक्कन प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा। और 1724 में मुबारिज खां या मुबारिक खां ये नाम आता है, उसका निजामुल मुल्क के साथ जो युद्ध होगा उस युद्ध को सकूर खेड़ा का युद्ध कहते हैं। और सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 में मुबारिक खां वर्सेस निजामुल मुल्क के बीच में हुआ था। यहां पर निजामुल मुल्क के मध्य हुआ था। यहां पर मुबारिक खां किसकी तरफ से है? मुगलों की तरफ से। लेकिन इस युद्ध में, मतलब सकूर खेड़ा के युद्ध में, निजामुल मुल्क ने मुबारिज खां को बहुत बुरी तरह से पराजित किया और उसे हरा दिया। इससे रंगीला के पास में संदेश गया
कि निजामुल मुल्क भले ही अलग हो गया हो, लेकिन उसके अलग होने के बावजूद भी मुगलों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो निजामुल मुल्क को पराजित कर सके। इसलिए कहीं न कहीं रंगीला ने यह हार मान ली और निजामुल मुल्क ने एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी। हां, यहां यह उल्लेखनीय है कि इसके बाद कभी मोहम्मद शाह रंगीला ने निजामुल मुल्क को नहीं छेड़ा, बल्कि जब जब मुगल बादशाह रंगीला को काम पड़ता था तो सबसे पहली आवाज निजामुल मुल्क को लगाता था। इसका एक एग्जाम्पल मैंने कल आपके सामने रिप्रेजेंट किया था कि जब 1739 में 1739 में जब भारत पर नादिर शाह का हमला होगा, तो नादिर शाह के हमले के समय मोहम्मद शाह रंगीला हैदराबाद के निजामुल मुल्क को बुलाएगा। और मैंने कल समझाया था पूरा कि निजामुल मुल्क वहां पर शांति दूत की भूमिका अदा करता है और रंगीला को आजाद करवाता है। और यह भी बताया था मैंने कि निजामुल मुल्क को रंगीला अपना मीर बख्शी घोषित कर देता है। आप विडंबना देखिए कि उसने मुगल साम्राज्य से विद्रोह करके हैदराबाद राज्य की स्थापना कर ली है, जरूरत पड़ी तो उसी निजामुल मुल्क को रंगीला ने वापस बुला लिया है। और नादिर शाह के समय वो बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, जो आप मेरे कल वाले वीडियो में पूरा देख सकते हो, मैंने किस प्रकार से आपको समझाया था। यहां पर आपको प्री के पॉइंट से जो पॉइंट याद रखने हैं, हैदराबाद मुगलों के किस प्रांत के स्थान पर बना, तो उत्तर होगा दक्कन प्रांत के स्थान पर। हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? चिन कलिज खान। वो किस वंश से था? आसफ जहां वंश से था। निजामुल मुल्क किस गुट से था? ये भी मैंने पहले समझा दिया था। ये बेसिकली तुर्कानी गुट से था। ये किस गुट से था? तुर्कानी गुट से था। तो हैदराबाद राज्य की स्थापना इस प्रकार से होती है। और आगे चलकर आप लोग ध्यान रखना, दक्षिण भारत के 2 स्टेट ब्रिटिश और फ्रेंच के आपसी प्रतिद्वंदिता का शिकार होंगे, जिसके कारण दक्षिण भारत में वार होते हैं, कार्नेटिक वार, कर्नाटक युद्ध, उसको हम पढ़ेंगे कल वाले क्लास के अंदर। वो कार्नेटिक वार जो है उसमें हैदराबाद और कर्नाटक प्रायोजित स्पॉन्सर्ड स्टेट बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको कल समझाऊंगा। तो ये मैंने पहला स्टेट लिया हैदराबाद, और हैदराबाद के बारे में बताया किस युद्ध में मुगल दक्कन सूबेदार मुबारिज खां को निजामुल मुल्क ने पराजित किया था। उत्तर होगा सकूर खेड़ा का युद्ध 1724 के अंदर, 1724। तो नेक्स्ट, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट जो है वो है कर्नाटक, जिसको इंग्लिश में कार्नेटिक कहते हैं, कर्नाटक राज्य। अब सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, कर्नाटक क्या था? तो आपको उत्तर में रहना, कर्नाटक मुगलों का एक सूबा था जो दक्षिण भारत में था। तो हम लिख सकता हूं, कर्नाटक दक्षिण में एक मुगल प्रांत था। दक्षिण में एक मुगल प्रांत था, मुगल प्रोविंस था ये। और प्रांत को उस जमाने में कहते हैं सूबा, SUBA, मुगल सूबा था ये। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था निजाम उल मुल्क कहां का रहने वाला था। तो बेसिकली निजामुल मुल्क जो है वो मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तानी मुल्क का था, जिसको तुर्कानी गुट कहा जाता है। तो इसलिए ये जो तुर्कानी गुट था, ये उज्बेकिस्तान जो आज का मध्य एशिया है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस क्षेत्र का रहने वाला था, और वो यहाँ आकर बस गए थे। नेक्स्ट आपका, सर यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना भी बेहतर नहीं हूँ मैं जितना आप मेरे बारे में लिख रहे हैं, शुक्रिया, लेकिन फिर भी आपका धन्यवाद। आप लोगों को अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरी एनर्जी और अधिक बढ़े और हमारा अनअकैडमी चैनल जो है आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सके।
अभी हमारी जो रूपरेखा बन रही है कि आपको करंट इश्यूज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के माध्यम से समझाए जाए, उसकी क्लास कल से शुरू होने जा रही है। तो कल 8 से 9 तो रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव क्लास, और उसके बाद 9 से 10 जो है IR की क्लास रहेगी। तो कर्नाटक दक्षिण में मुगल प्रांत था, मुगल सूबा था, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने अभी अभी समझाया कि जो व्यक्ति दक्कन का सूबेदार बनकर आता था, जो व्यक्ति मुगल साम्राज्य में दक्कन प्रांत का सूबेदार बनकर आता था, उसी के पास एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी थी कि उसी को कर्नाटक की जिम्मेदारी भी दे दिया जाती थी। मतलब दक्कन का सूबेदार ही कर्नाटक को संभालेगा। इसका मतलब कर्नाटक में कोई सूबेदार नहीं होगा, बल्कि वहां पर कोई नायब सूबेदार होगा। अब यहां पर उल्लेख करने वाला बिंदु क्या है कि जब यहां पर दक्षिण भारत में इस जगह पे हैदराबाद अलग राज्य हो गया, तब कर्नाटक ने भी अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया। ये जो कर्नाटक था, इस कर्नाटक ने भी अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया, और कर्नाटक ने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया। तो कर्नाटक स्टेट का संस्थापक कौन माना जाएगा? तो यहां पर आप ध्यान रखना, नाम आएगा सदाअत उल्ला खां। सदाअत उल्ला खां, ध्यान रखना, 2 है ये। एक आएगा सादत खां, वो होगा अवध के अंदर, और एक है सदाअत उल्ला खां। सदाअत उल्ला खां ने कर्नाटक राज्य की स्थापना 18वीं सदी में की। कब की? जब हैदराबाद मुगलों से अलग, जब दक्कन प्रांत मुगलों से अलग होकर हैदराबाद बन जाएगा, तो उसी समय कर्नाटक ने अपने आप को मुगलों से अलग कर लिया और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसका संस्थापक था सदाअत उल्ला खां। मतलब ये जो मैंने नाम लिखा है, ये बेसिकली उसका संस्थापक था। और कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? तो इसकी राजधानी थी अर्काट। इसकी राजधानी थी अर्काट। कर्नाटक स्टेट की राजधानी कौन सी थी? अर्काट। आप कहोगे सर हैदराबाद की राजधानी कौन सी थी? तो हैदराबाद राज्य की राजधानी हैदराबाद ही थी। मतलब हैदराबाद के नाम से स्टेट भी था और हैदराबाद के नाम से सिटी भी था। जिस कर्नाटक की बात करें, उस कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। और कर्नाटक से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसकी हम 1 घंटे की क्लास अलग से लेंगे, और उस एग्जामिनेशन पॉइंट से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है कि आप कर्नाटक युद्ध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीन बाई कार्नेटिक वार? कर्नाटक युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो कर्नाटक युद्ध क्या थे, इसको मैं आपको कल समझाऊंगा, पूरे अलग से एक टॉपिक लेकर के। कार्नेटिक वार क्या था, थोड़ा सा यहां हल्का समझा दूं। क्या कि कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनियों के मध्य जो संघर्ष हुए, जो युद्ध हुए, उन्हीं को इतिहास में कार्नेटिक वार के नाम से जाना जाता है। ये कर्नाटक युद्ध 1746 से शुरू हुए और 1763 में जाके खत्म होंगे। इसकी मैं अलग से पूरी एक क्लास लूंगा, जिसको हम कहेंगे कार्नेटिक वार, कर्नाटक युद्ध के नाम से। अब नेक्स्ट हम लेते हैं उसके अंदर, नेक्स्ट जो है आपका है वो स्टेट है अवध। नेक्स्ट स्टेट जो है अवध। अवध की लोकेशन क्या थी? सबसे पहले हम ये देखें, अवध की जो लोकेशन है, तो अवध की लोकेशन आप समझना, आज का जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसी जगह पर एक प्रांत था अवध। और अवध बेसिकली मुगलों का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। अवध वॉज द इंपॉर्टेंट प्रोविंस ऑफ मुगल। और क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि अवध क्षेत्र से ही गुजरती थी गंगा नदी, और गंगा वैली भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक था। इसलिए अवध से बहुत अधिक लैंड रेवेन्यू आता था। मतलब अवध जो था वो मुगलों का एक सूबा था। मोहम्मद शाह रंगीला, मैंने कल आपको कहा था कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय ही मुगल साम्राज्य का सबसे अधिक विघटन हुआ।
तो मोहम्मद शाह रंगीला ने अवध का सूबेदार बनाकर भेजा सादत खां को। सादत खां जो था, मैंने कल भी समझाया था, सादत खां, इस सादत खां को अवध का सूबेदार बनाकर भेजा गया। लेकिन चूंकि रंगीला अयोग्य था, इसलिए रंगीला की अयोग्यता का फायदा उठाकर सादत खां ने मुगल साम्राज्य के अवध क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसे अवध के नाम से जाना जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा खुलेआम नहीं की, मतलब कुछ हद तक वो मुगलों के साथ जुड़े रहे। इसलिए कहीं ना कहीं यह भी लिखा होता है कि यह स्वायत्त राज्य थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि इन्होंने अपने आप को मुगलों से पूरी तरह से अलग कर लिया था। और कारण क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला जैसा अयोग्य शासक। अब सादत खां लगभग 1722 के आसपास यह अवध का सूबेदार बनकर आता है और जल्दी इसने अवध क्षेत्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। और यह सादत खां किस उपाधि के साथ यहां पर बैठेगा, तो वो उपाधि होगी बुरहान उल मुल्क। जैसे उसका नाम था निजाम उल मुल्क, इसको कहते हैं बुरहान उल मुल्क। ध्यान रखना, सादत खां एज ए प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा था। उसने किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त किया और उसने एक नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जारी की सादत खां ने। और उसके समय जो विद्रोह हुए उसको भी सादत खां ने बहुत बेहतर तरीके से दबाया। मतलब सादत खां एक अच्छा प्रशासक था। और वो किस उपाधि से जाना जाता है? बुरहान उल मुल्क। और अवध जो था उसकी राजधानी पहले फैजाबाद होगी, बाद में लखनऊ बन जाती है। यह भी आप लोग ध्यान रखना। अब सादत खां जो है, इस सादत खां की 1739 में डेथ हो गई। सादत खां की डेथ हो गई 1739 में। अब आपको सर प्लीज थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए, डेथ कैसे हुई थी? तो मैंने कल समझाया था आपको कि जब नादिर साहब 50 लाख रुपए में वापस करनाल से जा रहा था, तब सादत खां ने उसको कहा था कि अरे यार क्या मान गए, हम आपको दिल्ली चलिए 20 करोड़ दिला देंगे। तब जब नादिर शाह दिल्ली पहुंच गया और सादत खां को इन्फॉर्म किया कि अगर आप मुझे पैसा नहीं दिलाते हो तो मैं आपको मार दूंगा या आपकी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तब डर के मारे सादत खां ने 1739 में सुसाइड कर लिया था। और सादत खां के बाद अवध के शासकों को नवाब के नाम से जाना जाता है। तब अवध का नवाब बना था सफदरजंग। और सफदरजंग जो है, इसका कार्यकाल होगा 1739 से 1754, 1754। सफदरजंग बेसिकली सादत खां का भतीजा था। सफदरजंग सादत खां का भतीजा था, लेकिन क्योंकि सादत खां के लड़का नहीं था तो उसने अपनी लड़की की शादी सफदरजंग के साथ कर दी। तो एक प्रकार से उसका जमाई भी था ये सफदरजंग। और सफदरजंग योग्य व्यक्ति था। सफदरजंग के समय एक विशेष बात क्या हुई कि जो भी अवध का नवाब होता था वो अब मुगलों का वजीर बनने लग गया। इसलिए अवध के नवाब के साथ में एक टैग और जुड़ गया कि अवध का जो नवाब होता था वो ही मुगल बादशाह का वजीर होता था। तो सफदरजंग लंबे समय तक मुगल बादशाह का वजीर रहा। अतः उसके टाइम में दिल्ली में भी कई इमारतें बनी, जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, और भी कई चीजें बनी हुई है। तो सफदरजंग बेसिकली अवध का नवाब था, सादत खां का भतीजा था, और सादत खां ने अपनी लड़की की शादी भी सफदरजंग के साथ में कर दी थी। इसलिए एक प्रकार से उसका जमाई भी था। इसका कार्यकाल 1739 से 1754 था।
सफदरजंग के बाद उसका बेटा सुजाउदौला बंगाल का नवाब बनता है। सुजाउदौला 1754 से। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सुजाउदौला के बारे में, कि ये सुजाउदौला होगा जो अंग्रेजों के साथ में मीर कासिम के साथ मिलकर युद्ध लड़ेगा। इसको कहते हैं बक्सर का युद्ध 1764 के अंदर। उसको हम पढ़ेंगे सुजाउदौला के अंदर। जब हम पढ़ेंगे बंगाल को जोड़कर उसको पढ़ा जाएगा 1754 के अंदर सुजाउदौला। और सुजाउदौला के बाद एक क्वेश्चन यहां पे आता है अंत में, क्या होगा कि बंगाल अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था आप कमेंट करें और बताएं अवध का अंतिम नवाब कौन था, ताकि मुझे लगे कि आप में से कितने लोग जानते हैं अवध का अंतिम नवाब। यस, प्लीज कमेंट कीजिए आप लोग और बताएं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। कोई कमेंट नहीं आ रहा है। मैं हिंट देता हूं आपको, मैं हिंट देता हूं कि उसकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल था। और बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग लेती है। उसके बेटे का नाम था बिरजिस कादिर। अलीवर्दी नहीं, नो, वो तो बंगाल का था। अवध का अंतिम नवाब कौन था? बहादुर शाह जफर नहीं, बहादुर शाह जफर तो अंतिम मुगल बादशाह था। मैं कह रहा हूं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वाजिद अली शाह, वेरी गुड। अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। यहां तक पहुंचते पहुंचते ये अवध के नवाब भी इतने कमजोर हो गए। आप लोग ध्यान रखना कि 1856 में, अब कहां पहुंच गए? 1700 नहीं, लगभग 100 साल बाद 1856 में जब अंग्रेज अवध का विलय करना चाहेंगे तो उन्होंने अवध पर यह आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया कि अवध में बैड गवर्नेंस है, अवध में कुप्रशासन है। अतः कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। उस समय अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह था। उसी वाजिद अली शाह की पत्नी 1856 में नाराज होती है, जिसका नाम था बेगम हजरत महल। और बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग लेती है और वो जमकर इसका विरोध करती है, जमकर विरोध करती है। और इसलिए क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने जबरदस्ती उसके राज्य का विलय मुगल साम्राज्य में कर दिया था। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखें। यहां पर वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अवध को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने वाला कौन था? तो उत्तर होगा सादत खां। सादत खां ने कौन सी उपाधि ली? तो होगा बुरहान उल मुल्क। 1739 में उसकी डेथ हुई, उसने आत्महत्या की थी। उसके बाद उसका भतीजा, उसका जमाता, जवाई सफदरजंग बनेगा। सफदरजंग योग्य व्यक्ति था। और सफदरजंग के बाद जो बनेगा उसको हम कहते हैं सुजाउदौला। सुजाउदौला के अंदर हम पढ़ेंगे कौन सा वार? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। और एक संधि भी इसके समय में होगी जिसको हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि, जो रॉबर्ट क्लाइव के साथ करेगा शाह आलम सेकंड। वो मैं आपको बताऊंगा जब हम बंगाल स्टेट पढ़ेंगे कल। और इस अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इस अवध का विलय अंग्रेजों ने कुप्रशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया, जिसके कारण वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल अपने बेटे बिरजिस कादिर के लिए इस राज्य को वापस लेने के लिए विद्रोह करती है और 1857 के विद्रोह में भाग लेती है। उसको हम पढ़ेंगे पूरी कहानी को 1857 के विद्रोह के समय, 1857 के विद्रोह के समय इसको हम पढ़ेंगे। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। अवध की राजधानी कौन सी थी? तो अवध की राजधानी थी लखनऊ। इसलिए कहते हैं नवाबों की राजधानी। क्यों?
क्योंकि अवध के राजा को किस नाम से जाना जाता है? नवाब के नाम से जाना जाता है। और अवध स्वतंत्र रूप में किस मुगल बादशाह के समय आया? मोहम्मद शाह रंगीला के समय। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये स्वतंत्र राज्य के रूप में आया। तो सबसे पहले फ्रेंच आए थे या स्वीडिश, इसको आप मेरी सबसे पहले वाली वीडियो क्लास में देखें, उसको पूरा पढ़ें। तो आज का हमारा टॉपिक चल रहा था 18वीं सदी का भारत, इंडिया इन 18th सेंचुरी वाला टॉपिक हमारा था। कल हम इसके आगे अगेन हमारा ये जारी रहेगा 18वीं सदी का भारत। और 18वीं सदी के भारत में जो बाकी स्टेट्स अभी बचे हुए हैं, बंगाल, मैसूर, मराठे, इनको हम पढ़ेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली हम मैसूर स्टेट को पढ़ेंगे जो 18वीं सदी में ही आया और 18वीं सदी में ही वो खत्म हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, मेरी क्लास ली। और यूपीएससी प्री जो 2020 में होने जा रही है वो हमारा टारगेट पर है। और मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर किसी प्रकार के जो प्रश्न आए वो हमारे इस क्लास के अंदर से आए। और आप किसी टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, तो याद करना बहुत इजी हो जाएगा। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि क्लास में आपको इस तरीके से बताया जाएगा जैसे ऑफलाइन क्लास में समझाया जाता है। भले ही आप लोग मेरे से दूर हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप दिलों के साथ और दिमाग के साथ जुड़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और कल मेरी जो क्लास होगी वो डबल क्लास होगी। एक तो आपकी 8 से 9 मेरी आधुनिक भारत का इतिहास चलेगा, और 9 से 10 कल हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी को यूपीएससी प्री 2020 के हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।